जय हिंद साथियों, लीगल मैजिस्ट्रेट में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आईपीसी 1860 का अध्याय नंबर फर्स्ट और इसकी जो धारा है 3, 4 व 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी जो धारा 3 और 4 है वह बताती है राज्य क्षेत्रातीत के बारे में। अब हम बात करते हैं कि राज्य क्षेत्रातीत क्या होता है। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब वह क्षेत्र जो भारत के भीतर न होकर भारत का परे और भारत से जो बाहर का क्षेत्र है उसको राज्य क्षेत्रातीत बोलते हैं। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ धारा 2 के अंदर, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो भारत का जो नक्शा बना हुआ है उस नक्शे के जो अंदर राज्य भूमि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को, और साथ में ही जो समीप में जो जल क्षेत्र है, जो सागर है, समुद्र खंड है, तो उनमें जो 12 समुद्री मील और 200 समुद्री मील का जो एरिया है उस एरिया को भी भारत के भीतर का क्षेत्र माना गया। और इसी के साथ जो धारा 3 और 4 में है राज्य क्षेत्रातीत, इसके अलावा का जो क्षेत्र है, जो बाहर का क्षेत्र है, जो परे का क्षेत्र है, वो राज्य क्षेत्रातीत में आता है। अब मैं बात करता हूँ संहिता की धारा 3 के बारे में। संहिता की धारा 3 ये बताती है कि भारत के बाहर, भारत से परे यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है और भारत के बाहर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो मानो उसने भारत के भीतर अपराध किया है या भारत के भीतर ऐसा कार्य किया है। तो इसी के साथ में आपको एक भारत के भीतर विचारण के पात्र संबंधित उदाहरण बता देता हूँ। संहिता की जो धारा 3 है इसमें जो शब्द लिखा है भारतीय विधि अनुसार विचारण का पात्र, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति भारत के परे और बाहर जाके कोई अपराध करता है लेकिन वो भारतीय किसी विधि के अधीन वो विचारण का पात्र होना चाहिए, तभी भारतीय विधि के उपबंध उस पर लागू रहेंगे और भारतीय विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें आपको बता देता हूँ कि एक अधिनियम है प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, जिसकी धारा 34 है। उसमें प्रत्यर्पण वर्ड को परिभाषित किया हुआ है, बताया हुआ है कि प्रत्यर्पण का मतलब तो एक ये होता है एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन का मतलब है कि अपराधियों का परिधान करना। दूसरा इसका शब्द जो निकलता है लैटिन शब्द में फरारी को सौंपना। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति फरार हो जाता है कोई अपराध करके, जब ये दूसरे देश में चला जाता है तो उस देश से जब इसे बुलाया जाता है निवेदक राज्य द्वारा, और उसी आधार पर उसे कार्रवाई की जाती है। जिस स्थान पर उसे लाया जाता है उस स्थान की उसे कार्रवाई की जाती है। और दूसरा इसमें सीआरपीसी 1973 की जो धारा 188 है और 189 है, तो 188 में ये बताया गया हुआ है कि भारत के बाहर, भारत के परे यदि भारतीय नागरिक द्वारा खुले समुद्र पर अनंत, अनंत का मतलब यह है कि कहीं पे भी भारत के बाहर कोई सी भी जगह हो, कि कोई सा भी स्थान हो, यदि उसने कोई अपराध किया भारतीय नागरिक ने। दूसरा यह है कि किसी व्यक्ति में इसमें भारतीय नागरिक सम्मिलित नहीं है, लेकिन भारतीय जो रस्टेड पोत और विमान होते हैं उन पे यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है और जिस व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जाता है उस पर जब कार्रवाई की जानी है तो वह स्थान कौन सा होगा, जिस स्थान पर इस पर कार्रवाई की जानी है तो वह स्थान वह होगा जिस स्थान पे से लाया जाता है। और दूसरा इसमें एक परंतुक है, जो परंतुक में यह बताया हुआ है कि जब उस पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो सबसे पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो ये धारा है 189, तो 189 धारा 188 से संबंधित है, क्योंकि 188 में जो अपराध कारित हुए भारत के बाहर पर है तो उनके संबंध में जो जांच और कार्रवाई की जा रही है, और उन जांच और कार्रवाई में जो साक्ष्य एकत्रित करने होते हैं उसके लिए कमीशन नियुक्त किया जाता है। वह 88 के जो प्रावधान है वह अपनाए जाएंगे। दूसरा एक उदाहरण और है हमारे पास जार क्रम का। देखिए जार क्रम में क्या होता है कि एक व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी किसी महिला के संबंध बनाता है तो वह जार क्रम के अंतर्गत आता है। यह भारत के अंदर 2018 से पहले प्रावधान थे संहिता में, लेकिन अब ये एक केस आया था जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018, 497 को संवैधानिक घोषित कर दिया था। अब भारत के अंदर इस संहिता के उपबंध, इस धारा के उपबंध लागू नहीं है। यहाँ पे भी जार-क्रम को अपराध नहीं माना गया, लेकिन हम उदाहरण की बात कर रहे हैं कि पहले 2018 से पहले
क्या हुआ कि एक वक्त भारतीय नागरिक था जो इंग्लैंड में जाके जार कर्म करता है, लेकिन भारतीय विधि आईपीसी का सेक्शन 497 के अधीन उसे अपराध माना गया। जो ये और बताते उस हैं कि राज्य भारतीय अपराधों में संहिता के जो उपबंध हैं उनके लागू होने के बारे में। इस संहिता के उपबंध वहाँ पे भी लागू होंगे जो राज्य के जो सिद्धांतिक अधिकार हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें लिखा है कि भारत के बाहर, भारत के जो परे भारतीय नागरिक द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी भारतीय संहिता के अनुसार होगी, और भारत के अंदर ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक उदाहरण है, उगांडा में एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक द्वारा मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जब बात आती है उस पर कार्रवाई करने की, तो उस पर कार्रवाई भारत के अंदर उस स्थान पर की जाएगी जिस स्थान पर उसे लाया जाता है। दूसरा इसमें एक क्लॉज है कि भारत में स्थित भारत में रजिस्ट्रेड क्या होना चाहिए, भारत में रजिस्ट्रेड होना चाहिए कोई भी पोत और विमान, चाहे कहीं पे भी हो, भारत के बाहर कहीं पे भी हो। किसी व्यक्ति द्वारा इस पोत और विमान पर अपराध कारित किया जाता है तब भी भारत के अंदर ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पोत है, ये पोत है, इस पे भारत का झंडा लगा हुआ है। अब ये भारत के बाहर कहीं पे भी है, कहीं पे भी, लेकिन भारत का झंडा लगा हुआ है, इसका मतलब भारत के अंदर इसे रजिस्ट्रेट किया हुआ है। अब इस पे किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी हो सकता है इस पे व्यक्ति, चाहे भारतीय नागरिक हो, चाहे वह भारत के बाहर किसी विदेशी नागरिक द्वारा किया जाए, लेकिन इसमें जब कार्रवाई की जाएगी भारतीय संहिता के उपबंधों के अधीन ही की जाएगी। तीसरा है इसमें क्लॉज है जो है, भारत में स्थित कंप्यूटर जो स्रोत हैं उनको लक्ष्य बनाते हुए कोई भी व्यक्ति है, चाहे भारत का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन वो जो स्रोत जो बना रहा है कंप्यूटर के वो भारत में स्थित होना चाहिए, और उनको लक्ष्य बनाते हुए कोई भी अपराध कारित करता है तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी भारत के अधीन की जाएगी। अब इसमें जो शब्द लिखा है कंप्यूटर स्रोत, कंप्यूटर स्रोत का मतलब वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 2 जो जिसका क्लोज फर्स्ट का खंड के अंदर जो बताया गया हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे चल के धारा 5 के बारे में। तो धारा 5 ये बोलते हैं कि कुछ विधियां हैं जहाँ पे भारतीय दंड संहिता के जो उपबंध है वो लागू नहीं होंगे। वो कौन सी विधियां हैं जहाँ पे भारतीय दंड संहिता के उपबंध है लागू नहीं होंगे? पहले तो वह जो केंद्र सरकार के जो सेवा में जो ऑफिसर हैं, जिनमें सैनिक हो गए, सैनिक का मतलब थल सैनिक, और नौ सैनिक मतलब जल सैनिक, और वायु सैनिक, ये 3 सैनिक है। इन सैनिकों के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, इनके द्वारा यदि कोई भी विद्रोह किया जाता है या कोई भी अद्वितीय जन किया जाता है, और इनके संबंध में जो विधियाँ बनी हुई हैं, इनके संबंध में कोई भी विधियाँ बनी हुई हैं, उन विधियों के उपबंधों पर भी इस संहिता के, भारतीय दंड संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। दूसरा इसमें है विशेष विधि के बारे में, जो पर्टिकुलर किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में है तो उन पे भी संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। और विशेष विधि का मतलब वही होगा जो आईपीसी की धारा 41 के अंदर दर्शित की गई है। तीसरा इसके अंदर लिखा हुआ है स्थानीय विधि, यह किसी स्थानीय विशेष के बारे में है, तो इसमें भी संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। और स्थानीय विधि का मतलब वही जो आईपीसी के अंदर धारा 42 के अंदर बताया गया है। अब हम आगे बात करेंगे एक्टस्ट्रिया और मैजिस्ट्रिया के बारे में। इसी के साथ में बने रहिए लीगल मैजिस्ट्रिक में। जय हिंद।